नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 9 फरवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के नीचे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C नाम की संस्था ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। नाम है उसका साइबर वॉलेंटियर प्रोजेक्ट, साइबर स्वयंसेवी। ये साइबर स्वयंसेवी वॉलेंटियर का काम क्या होगा? उसने सोशल मीडिया पर नज़र रख के दूसरे लोग जो गलत काम कर रहे हों उसको रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पायरेसी कर रहा हो, कोई अनलॉफुल कंटेंट अपलोड किया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ये सब सोशल मीडिया इंटरनेट पे हो रहा हो तो उसका वो खबरी बन के, इन्फॉर्मेंट बन के सरकार को सूचित करेगा। यानी एक प्रकार से क्राउड सोर्सिंग ऑफ द इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटी। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? हमारे पास नंबर ऑफ पुलिसमैन, उसकी संख्या मर्यादित है, तो अगर सिटीजन थोड़ा और एक्टिवली गलत चीज़ों को रिपोर्ट करते रहें तो और एक्टिवली हम इंटरनेट को क्लीन अप कर सकते हैं। लेकिन सामने चुनौतियाँ क्या हैं? यहाँ पर लिखा है एंटी नेशनल एक्टिविटी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंटी नेशनल एक्टिविटी? राष्ट्र विरोधी चीज़ मतलब क्या? रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को भी रिपोर्ट किया जाएगा, तो सरकार की विरोध या निंदा करना किस हद तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ डिसेंट है और किस हद तक वो एंटी नेशनल है, उसकी एक क्लियर गाइडलाइन पहले बनाना ज़रूरी। दूसरा, एक्सपर्ट्स को ये भी चिंता है कि कुछ लोग अपना निजी इंतकाम, पर्सनल वेंडेटा सेटल करने के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ, अपने किसी कलीग या बॉस के खिलाफ गलत शिकायतें भी कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ लिखा हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ये गलत हो रहा है, भले वो एंटी नेशनल ना हो, लेकिन रिपोर्ट करे तो फिर आपको कोई ईमेल आए सरकार से कि आपने क्यों ऐसा बोला था वगैरह करके मेंटल टॉर्चर चलता रहे। और तीसरा क्रिटिसिज्म, जॉर्ज ऑरवेल की एक उपन्यास नॉवेल 1984, उसमें ऐसे एक भविष्य के विश्व की कल्पना थी कि जहाँ पर किम जोंग उन टाइप का एक तानाशाह लीडर हो और नीचे जो जितने लोग हों वो ब्रेन वॉश हो गए हों, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप के खिलाफ चुगली कर देते कि ये मेरे मम्मी पापा आज डिनर टेबल पे खाना खा रहे थे और उन्होंने ऐसा कहा जो हमारी राष्ट्र की ये नीति के खिलाफ है। तो ऐसी ये कल्चर ऑफ चुगलीखोरी, स्नीचिंग, पीपल कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर टू गवर्नमेंट 24/7 बेसिस, ऐसा सौहार्द कम करेगा। पेज 1 पर दूसरे समाचार हैं, पर्सन इन न्यूज़ अवार्ड टाइप की चीज़ें। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021, इस अवार्ड को एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है और तमिल भाषा में बनी पेबल्स नाम की एक मूवी को इसमें बेस्ट फिल्म का ये अवार्ड मिलने वाला है, जिसे कहते हैं टाइगर अवार्ड। पेबल फिल्म्स की कहानी कुछ ऐसी है कि तमिलनाडु के किसी गाँव में एक पति अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है, लेकिन फिर दूसरे दिन उसको पछतावा होता है और घर में वैसे भी ये खाना पकाओ, चाय बनाओ, वो सब काम करना उसे पसंद नहीं, तो वो अपने छोटे बेटे को लेकर पैदल चलते चलते लंबा सफ़र काट के बीवी को वापस लेने के लिए जाता है। उसकी ये कहानी। तीसरे समाचार इंटरनेशनल रिलेशन में, फॉर्मर जनरल VK सिंह ने ये कहा है कि अगर चीन ने भारत की सरहद में 10 बार घुसपैठ की है तो हमने भी वहाँ 50 बार घुसपैठ की है। ऐसा शायद उन्होंने टशन में कहा, लेकिन चीन को अब मज़ा आ गया। अब चीन वाले विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि देखो देखो भारत वाले 50 बार हमारी सरहद में घुस गए थे। खैर, इसका सीधा कोई डायरेक्ट प्रश्न, कमेंट ऑन दिस मैटर, ये तो नहीं बनता कि भारत अग्रेसर है कि नहीं, लेकिन समझना ये कि भाषा पे संयम होना चाहिए ताकि दुश्मन को विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका नहीं मिले। हालांकि स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ की, गुजरात में अर्बन लोकल बॉडी में चुनाव होने वाले थे और कुछ कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन, नामांकन पत्र रिजेक्ट किया क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, इन सब राज्यों ने पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडी के कानून में ऐसा संशोधन किया है कि किसी उम्मीदवार को अगर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हों तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। स्वाभाविक है, उसमें कैंडिडेट्स फिर कुछ लीगल लूपहोल निकालने की कोशिश करते हैं कि उनका तीसरा बच्चा हो तो किसी को वो अडॉप्शन में गोद में दे देते हैं, कागज़ पे दिखा के कि वो तो अब मेरा बच्चा नहीं, वो तो गोद में दे दिया। फिर कुछ बार ये कहता है नहीं, ये तो मेरी पिछली बीवी का बच्चा था और अब ये मेरा दूसरे वाइफ से 2 बच्चे हैं तो आप 3 नहीं गिन सकते, ये 2 अलग हैं। हालांकि इन सब में वो जो चुनाव के ऑफिसर्स हैं वो वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन में जाते हैं कि नहीं, आपके 2 बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं, फिर बाद में गोद में लिया या दूसरी शादी हुई नहीं हुई, यू आर रिजेक्टेड। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा नियम था, लेकिन 2005 में काफ़ी विवाद हुआ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो 2 बच्चों का नियम नहीं है, तो यहाँ पंचायती राज बॉडीज़ में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे हटाया गया था। कुछ समय पहले आसाम में भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आपको नहीं लेंगे वगैरह। खैर, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सब सोचने के विषय।
पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3, पेज 4, 5, 6 ये सभी पेज पर या तो ऐसे स्टेट स्पेसिफिक समाचार जो काम के नहीं या राशि भविष्य जो काम का नहीं। पेज 7 सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस की चर्चा लेकिन एग्ज़ाम के लिए अभी काम की नहीं, जैसे कि डेंटल कॉलेज में एडमिशन का मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर क्या होना चाहिए, उसकी कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन अपने लिए वो हर छोटी चीज़ के अंदर हम लोग घुस जाएं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा मैटर चल रहा है कि कोरोना के चलते सिविल सर्विस यूपीएससी एस्पायरेंट को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, लेकिन अभी बॉल बाय बॉल कमेंट है। अभी यहाँ पर 2 कॉलम भर के लिखा है और फिर कहा है कि मंगलवार को अगली सुनवाई है, तो फिर फाइनल जो जजमेंट आएगा वही तो लागू होने वाला है। सो बॉल बाय बॉल कमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ो। तो अब हम पहुँचते हैं पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड पर 2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में पहला, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में किसान आंदोलन के बारे में क्या कहा, वही सब पुरानी चीज़ें रिपीट हो रहे, काम का नहीं। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में कुछ वादा कि हमारी सरकार बनेगी तो केरला में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, उसको हम कानून से लागू करवाएंगे वगैरह। तो उस पर थोड़ा व्यंग कि कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और पहले शाहबानू केस में भी ऐसा करने गए थे लेकिन फिर पला ढिमका, लेकिन ये पूरा घुस के पढ़ने का फ़ायदा नहीं। तीसरा कॉलम एथिक्स के लिए जानने लायक। कॉन्गो का एक नागरिक, नाम है जिसका मवाजुलू दियाबांजा, इसने एक मुहिम शुरू की है जिसमें वो खुद और अपने साथियों को एनकरेज करता है कि हमारे अफ्रीका के जो भी आर्टिफैक्ट्स, मतलब मूर्तियाँ, गहने, आभूषण, मतलब राजाओं का जो भी ऐसे सांस्कृतिक म्यूजियम टाइप की चीज़ें होंगी, उसे कॉलोनाइजेशन के दौरान यूरोपियन लोग चुरा के ले गए और अपने म्यूजियम में रखा है, उसको हम वापस चुरा कर अफ्रीका में वापस लाएंगे। और ऐसे कुछ चोरी के आरोप उस पर लगे हैं कि वो यूरोप में जाके म्यूजियम से अफ्रीका का सामान चोरी करके लाता है। खैर वो तो अपने आप को रॉबिन हुड समझता है और अपने आप को जस्टिफाई करता है कि ये तो हमारी चीज़ है और आप पहले चुरा के ले गए थे, हम आपसे वापस चुरा के ला रहे हैं, तो मतलब चोर के अगर चोरी करे उसे हेरा फेरी कहते हैं और हेरा फेरी अनएथिकल नहीं है वगैरह। दूसरा आर्ग्यूमेंट उसका है कि कॉलोनाइजेशन के दौरान जो अफ्रीकी लोगों का शोषण हुआ था, तो अब भले आप कुछ भी माफ़ी मांग ले, लेकिन जब तक ये सब रेपरेशन नहीं होगा हमारी चीज़ हमको वापस नहीं मिलेगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सो दीज आर हिज आर्ग्यूमेंट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? गांधी जी को याद करो, गांधी जी साधन शुद्धि में यकीन करते थे, प्योरिटी ऑफ मीन्स, मतलब जैसे गांधी जी का अंतिम लक्ष्य क्या था? आज़ादी चाहिए, लेकिन किसी की हत्या करके, हिंसा करके नहीं, वरना साधन या तरीका तो वो भी हो सकता था हत्या और हिंसा से आज़ादी मिले, लेकिन साधन की शुद्धता वो नहीं थी। उसी तरह साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए, रेसिज्म एंड अपार्थाइड, वहाँ पर भी उन्होंने प्योरिटी ऑफ मीन्स, साधन शुद्धि, सत्याग्रह, अहिंसा की बात की थी। तो लेकिन यहाँ पर किसी के म्यूज़ियम में जाना, चोरी करना, तो चोरी तो गलत ही है, भले आप रॉबिन हुड भी बन रहे हो, थेफ्ट इज़ अनएथिकल। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऐसा कहना कि तुमने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की थी तो अब हम तुम्हारे साथ करेंगे, आँख के बदले आँख करेंगे, देन एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। क्योंकि इस लॉजिक पर तो कल उठ के अमेरिका के लोग भी बोल सकते हैं कि नाइजीरियन प्रिंस नाम का वो जो साइबर स्कैम होता है उसमें हमारे करोड़ों डॉलर आपने चुराए, तो हम भी जाके अब नाइजीरिया के लोगों से चोरी करेंगे। तो ऐसा एक दूसरे के साथ बदला लेने की भावना से तो इसका अंत नहीं हो सकता। ऑफकोर्स वे फॉरवर्ड क्या हो, यूनाइटेड नेशन या ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ का काम देखती हो, यूनेस्को वगैरह, वो ऐसे सब आर्टिफैक्ट्स जो भारत से चोरी हुए या अफ्रीका या एशिया से, उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से वापस लाए और पुनर्स्थापित करें। तो एथिक्स पेपर 4 के लिए भी साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक मुद्दा है डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग देशों को जो आज़ादी मिली और ये कॉलोनाइजेशन यानी जो उपनिवेशवाद वो ख़त्म हुआ, उसके बाद का जो समाज और देश, उसमें क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या चुनौतियाँ आई ड्यूरिंग दिस 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, उसकी सब चर्चा। तो उसमें ये भी एक सोचने का विषय कि ये जो सब चुरा के ले गए थे वो वापस नहीं आया, तो अभी तक हमारे जख्म भरे नहीं हैं वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 8 के बड़े कॉलम में। एक तो कॉलम वही बजट के अंदर ये किया वो किया। अभी यहाँ पर यह है कि नए बजट में अराउंड 6.8% फिजल डेफिसिट होने वाली है, लेकिन उससे और ज़्यादा फिजल डेफिसिट करके भी सरकार ने और गरीबों का कल्याण करने की ज़रूरत थी। और ये जो अभी आप धीरे धीरे खर्चे कम करने की बात हो रही है, यानी कि फिजल कंसोलिडेशन, राजकोषीय एकीकरण, तो उससे सब गरीबों का कल्याण में ये चुनौती फला टिमका। इतने सारे आंकड़े और इतना मगज खराब करने का कोई एग्जाम में फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। ऐसा ही दूसरा कॉलम है कि कोरोना लॉकडाउन के शुरुआती समय में अगर कोई एक्टिविस्ट
राज्य सरकार के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पोस्ट डालता कि ये यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या ये मास्क का वितरण नहीं हो रहा, या ये तबलीगी जमात के साथ जो चीज़ हो रही है उसको धार्मिक एंगल। खैर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जेनेरिक मुद्दे ही रिसाइकल हो रहे हैं, कुछ नया जानने को नहीं। पेज 9 पे बढ़ते हैं, कॉलम्स। इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखने वाले सी राजा मोहन ने आज ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना टाइप की जो चीज़ चल रही है उस पर अपने विचार रखे हैं। उनका ये कहना है कि पश्चिमी ताकतें, वेस्टर्न पावर्स, ये स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जब भी भारत में कश्मीर में ये चीज़ है, म्यांमार में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, श्रीलंका में तमिल लोगों की जान को खतरा है, ये जो भी ये लोग डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट की पीपूड़ी बजाते हैं, असल में उनके अपने लोकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं कि वहाँ पर उनकी डायस्पोरा वाली कम्युनिटी वो लोकल पॉलिटिशियन पर दबाव बना रही हो और फिर उनके स्थानिक पंचायत चुनाव में उनको जीतना हो, ऐसी सोच से बयान दिए जा रहे हो। या दूसरा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक तरफ अमेरिका म्यांमार या सीरिया में सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाने की धमकी दे और फिर वहाँ के लीडर्स को सामने लॉलीपॉप दे कि अगर आप नहीं चाहते कि ये डेमोक्रेसी का उल्लंघन करके हम आप पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रतिबंध लगाएं तो हमें और हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों को इधर से सब माइनिंग और एनर्जी और गैस पाइपलाइन के सब आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ये एक बात हुई। और दूसरा, अगर हम मान भी लें कि ये लोग सच में किसी देश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट आ जाए, ऐसा सच में दिल से यकीन करते हो, फिर भी डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म कैन नेवर बी फॉरेनर्स गिफ्ट टू अ कंट्री। मतलब कोई विदेशी बोले और श्रीलंका के मेजॉरिटी 47 लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए कि नहीं नहीं, तमिल लोग जो यहाँ पर हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको हम सब पंचायती चुनाव में इतना उनका कोटा होना चाहिए वगैरह, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट जब तक उनका खुद से हृदय परिवर्तन ना हो। उसी तरह नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत ने पहले कई कदम उठाए थे, लेकिन अल्टीमेटली धमाल जारी है जब तक उनका खुद से कोई हृदय परिवर्तन ना हो। तो फॉरेनर लोग आके कोई डेमोक्रेसी स्थापित कर देंगे ऐसा नहीं। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या अफ्रीका के इतने सारे देश कहीं पर भी हमको देखने नहीं मिलता। सो इट इज़ अ फेल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी लेटेस्ट यूएसए के कुछ नेताओं ने भी भारत के किसान आंदोलन पर चिंता जताई। राजा मोहन का कहना है इसमें भारत सरकार ने उन सब नेताओं के साथ या अमेरिकी सरकार के साथ इसकी तू में नहीं घुसना चाहिए। नीड नॉट एंगेज इन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स विथ यूएसए ओवर आवर डोमेस्टिक मैटर्स, क्योंकि इन सब लोगों को चुप करने का सबसे आसान तरीका है भारत जाके चीन, रशिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें कि आपसे हम लोग नया टैंक मिसाइल खरीदेंगे, तो अपने आप अमेरिकी सरकार और उनकी जो पूरी डिफेंस एक्सपोर्ट की लॉबी है वो दबाव बनाएगी, नहीं नहीं भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखिए और ये मानवाधिकार और ये सब के बारे में जो चिंता हो रही है उसको बोलना बंद कीजिए। तीसरी चीज़, रिहाना और दूसरे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो कि भारत में किसान आंदोलन और मानवाधिकार और कश्मीर और असम और आफ्सपा की चिंता जताते रहें, वो भी कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए भारत सरकार के लिए, क्योंकि हॉलीवुड के ये सब सेलिब्रिटी दलाई लामा के बारे में भी बहुत चिंता जताते हैं, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करते रहते हैं कि उनकी जो भी मूवी हो वहाँ पर चीन की सरकार खुश रहे। तो चीन में ह्यूमन राइट का वायलेशन ऐसा कोई हॉलीवुड मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा हर एक आजकल हॉलीवुड मूवी में एक दो चीन के कलाकार रखते हैं टोकनिज्म के लिए, ताकि चीन की पब्लिक खुश रहे और मूवी में टिकट खरीद के मूवी देखे। तो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते वो तो अल्टीमेटली भारत के साथ भी परमानेंट दुश्मनी कोई करने वाला नहीं। और ये बात सही है, कुछ भारत के डायस्पोरा के लोग वो तो हमेशा नाराज़ ही रहेंगे और उनके दबाव में ब्रिटेन सरकार, अमेरिकन सरकार पहले भी 90s 80s के ज़माने में ये खालिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर के बारे में अलग अलग रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट देते रहे। उनसे भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि भारत देश के भीतर ही लोगों में एकता और सौहार्द बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये विदेशी लोग आपस में हमारे बीच झगड़ा न करवा सके। जैसे ये कोशिश होती है कि सिख समुदाय को हिंदुओं के साथ लड़ाओ, हिंदुओं को मुस्लिम के साथ लड़ाओ वगैरह। सो दिस इज़ पेज 9 राजा मोहन की कॉलम, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटरनल डिवाइड। दूसरी कॉलम है संजया बारू। उनका ये कहना है कि ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना टाइप के लोग जब विदेश से कमेंट्री करें तो उसमें असल में भारत सरकार को मजा है, क्योंकि बीजेपी ऐसा बोल सकती है कि देखो ये विदेशी ताकतें भारत देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक ज़माने में इंदिरा गांधी भी ऐसा ही करती थी कि जब भी उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम आए तो CIA ऐसा करवा रही है करके लोगों में खौफ का माहौल बनाए और फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रहे। तो लेकिन इस टाइप की ये जो पूरी कॉलम है ये पढ़ के अपने को एग्जाम में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी कॉलम है बलबीर पुंज, जिनका ये कहना है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें कुछ बड़े अमीर किसान जो पंजाब और हरियाणा में MSP में उनका ही सामान भारत सरकार खरीदती थी, गेहूं चावल,
उनको जो चिंता आ रही है वही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सब किसानों को फ़ायदा होने वाला है वगैरह वगैरह करके कॉलम बनाइए। खैर बेसिक मुद्दे तो हमने आगे पढ़ लिए थे, आगे बढ़ो। पेज 10 पर उत्तराखंड फ्लैश फ्लड की सब इंडिविजुअल स्टोरीज जारी हैं, और फिर एल्गार परिषद और मुख्तार अंसारी गैंगस्टर वगैरह की समाचार जो तो कुछ एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। पेज 11 पार्लियामेंट से समाचार में वही पार्लियामेंट में क्या क्या धमाल हुई, लेकिन ये मुद्दे तो हमने देख लिए। वो ऑगमट कैडर को जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज करने की बात, बंगाल चुनाव आ रहे हैं तो तृणमूल के नेता पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, काम का नहीं। पेज 12 पे भी कुछ ऐसे ही पॉलिटिकल समाचार कि रेहाना और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार ये सब ने जो ट्वीट किया था, तो उसमें कुछ शब्द एकदम कॉमन ही थे। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार अब उसकी जांच करेगी कि क्या ये सब सेलिब्रिटीज़ पर बीजेपी ने दबाव बनाया था ऐसा ट्वीट करने के लिए कि नहीं। खैर ये सब पॉलिटिकल चीज़ें अपनी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बिदेन ने चर्चा की, लेकिन वो जो चर्चा टेलीफोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई वो घूम फिर के वही बातें जो हम आगे पढ़ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। मित्रों, कल्चर मिनिस्ट्री के नीचे एक संस्था है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 2010 के अंतर्गत की एक स्टैट्यूटरी संस्था बोल सकते हैं। तो भारत में ये जो भी प्राचीन स्मारक, मंदिर, मस्जिद वगैरह है, उसके संवर्धन, कंजर्वेशन के लिए कुछ वो नियम बनाते हैं। अभी कई बार इसकी कंट्रोवर्सी चलती है। उसका बेसिक जिस्ट ये होता है कि मान लीजिए ये ऐसा कहे कि ये वाली चीज़ एंशियंट मॉन्यूमेंट है और इसके मान लीजिए 200 मीटर तक कोई कमर्शियल बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट नहीं बन सकता। फिर वहाँ लोकल जो भी कम्युनिटी है वो विरोध करेगी, नहीं हमारा धंधा पानी छीन जाएगा। फिर वापस वो चेंज करके कि नहीं 200 मीटर नहीं 100 मीटर रखते हैं। तो ऐसी सब अलग अलग जगह, जगन्नाथ टेम्पल में ये करेंगे, उधर ये करेंगे। बॉल बाय बॉल कॉमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज। उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ, ऐसी चीज़ों में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक्सप्लेन सीरीज़ मेंस पेपर 3 के लिए काम की चीज़। हाँ, तो ये सब होता कैसे है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये पिघलने वाले ग्लेशियर का पानी वो आके उसके आसपास जो सरोवर हों, ग्लेशियर लेक्स, उसमें वो एक्यूमुलेट होता है। और साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो बहुत सारा बर्फ़, पत्थर, मिट्टी ये सब भी आके उसमें बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रकार से डैम स्वरूप वो हासिल कर लेता है। कई बार नदियों में भी ऐसा चीज़ आए और धीरे धीरे यही सब मिट्टी, पत्थर, कंकड़ एक प्रकार का नेचुरल ग्लेशियल डैम या मोरेन डैम बन जाता है। और फिर किसी कारण से मान लीजिए कुछ भूकंप आ जाए या और पानी मेल्ट होके आ जाए, तो ये ऐसे जो नेचुरल डैम्स बन गए हैं स्वाभाविक है टूट जाएंगे, और अचानक से ढेर सारा पानी फ्लैश फ्लड के रूप में डाउनस्ट्रीम एरिया में तहलका मचाता है। तो इसे हम रोक कैसे सकते हैं? तो उसके स्टेप्स हमने मेंस पेपर 3 में याद करके जाने। पहला, ऐसे जितने भी ग्लेशियर लेक हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए। एक तो तरीका हो सकता है सैटेलाइट मैपिंग से, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि कुछ बर्फ़ के नीचे ऐसे सरोवर हैं, उसको हम सीधा सैटेलाइट से डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने फील्ड स्टडी करनी होगी। और उसमें भी सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी, ये ऐसी रडार टेक्नोलॉजी है जिससे कि कहाँ पर पानी है और कितनी ज़मीन है वो सब हमको कुछ आइडिया मिल जाए। पुराने जियोलॉजी के सब रिकॉर्ड चेक किए जाएं, और इसकी मदद से पहले तो पता करें कि कौन कौन सी जगह पर ऐसे ग्लेशियर लेक बने हैं, फिर वहाँ पर कितना ये सब मिट्टी कंकड़ का जमाव हो गया है, नेचुरल डैम बन गया है कि नहीं। ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा पानी खुद से ही निकाल लें। तो ऐसे लेक से एक्स्ट्रा पानी खुद से हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए कुछ टनल बनाई जाए, पाइप बनाया जाए, पंप से पानी खींच लो, या फिर कि बहुत बड़ी जगह हो और तो कंट्रोल्ड ब्रीचिंग भी कर सकते हैं, यानी खुद से ही आर्मी डायनामाइट या कुछ फिट करके ब्लास्ट कर दे समंदर का कुछ इलाका और उसमें से पानी एक्स्ट्रा निकाल दे, ताकि बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट नहीं होता कि भविष्य में ऐसा डिजास्टर प्रिवेंट कर सके। तीसरा मुद्दा, हैज़ार्ड मैपिंग, कि ऐसे जो भी लेक एरिया हैं तो उसके डाउनस्ट्रीम में स्वाभाविक है जितने भी एरिया हैं वहाँ पर कभी ना कभी डिजास्टर की चिंता रहती है। तो गवर्नमेंट ने उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड और ये वाले इलाके में नया होटल नहीं बना सकते वगैरह नियम बनाने चाहिए हैज़ार्ड मैपिंग के बाद। चौथा मुद्दा, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख दुर्गम प्रदेश हैं, तुरंत वहाँ पर क्योंकि आपने रास्ते भी देखे होंगे, एक साथ बहुत सारे व्हीकल नहीं भेज सकते, तो 80% ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत के 24 या 48 घंटे में स्थानिक लोगों ने ही करना है, लोकल कम्युनिटी इटसेल्फ हैज़ टू डू, जब तक बाहर से आर्मी या डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए लोकल लोगों को ही सब ट्रेनिंग दी जाए कि जब भी ऐसा डिजास्टर तो ऐसे आपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करना है, और उसके लिए ये वाले आप सब बुलडोजर, वायर कटर, सेफ्टी जैकेट, बोट,
फूड, शेल्टर, ये सब की सुविधा उनको एडवांस में देनी चाहिए। ऐसा जब भी डिज़ास्टर आ जाए तो उसका अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली सेटअप किया जाए। वैसे तो हमारे पास स्मार्टफोन रहते हैं, लेकिन ये सब उत्तराखंड, हिमाचल, लेह, दुर्गम प्रदेशों में कुछ बार नेटवर्क नहीं होता, तो उसके लिए सैटेलाइट फ़ोन की कुछ व्यवस्था की जाए, हैम रेडियो की व्यवस्था की जाए। हैम रेडियो ऐसी चीज़ है कि वो मतलब कोई नेटवर्क न भी हो तो भी वो दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकता है, मोबाइल जैसा टावर उसको नहीं चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जाए ताकि कुछ लोग फेक न्यूज़ फैला के नए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। एंड लास्टली, ये सब करने के बाद भी देयर मे बी सम डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ऐसे जो भी विक्टिम हैं उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया जाए और उनको वापस अपनी ज़िंदगी में खड़ा होने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किए जाए। सो दीज आर मोर देन सफिशिएंट पॉइंट। अब वो 250 वर्ड्स में भी पूछे, यही सब घूम फिर के लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ माडागास्कर में कैमेलियन की एक नई प्रजाति मिली, ब्रुकेशिया नाना, और ये इतना छोटा जीव है कि अपने अंगूठे के ऊपर भी थोड़ी सी जगह लेता है। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल है। और ये इतना छोटा क्यों है, तो उसके लिए कुछ वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आइलैंड इफेक्ट है। अगर कोई टापू बहुत ही छोटा हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर जो प्रजातियाँ होती है वो अपनी साइज़ वैसे भी छोटी कर लेते कि तो हार्डली 100 मीटर का तो आइलैंड है, हमको किधर घूम घूम के जाना है। सो दे विल श्रिंक इन साइज़, क्योंकि एक तो ट्रैवल कम करना है और दूसरा छोटा आइलैंड है तो वहाँ खाना भी कम ही मिलता है। तो कोई बड़ा चाचा चौधरी वाला साबू साइज़ का आकार वो धारण कर ले तो उनको खुद खाने के लिए कम संसाधन बचेंगे। सो आइलैंड इफेक्ट के चलते धीरे धीरे छोटे आइलैंड की प्रजाति छोटी छोटी साइज़ बना लेती है अपनी। हालांकि उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हैं कि ये माडागास्कर वाली जो चीज़ है उसमें तो बहुत सारे आइलैंड कनेक्टेड हैं, तो वहाँ तो ये नहीं होना चाहिए वगैरह। खैर, इतना जूलॉजी में घुसने का भी फायदा नहीं, आगे बढ़ो। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीका का वेरिएंट म्यूटेशन क्या है, वो बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इम्पॉर्टेंट। चौथी है सेंटर और अकालियों के बीच तनाव। 70s और 80s के ज़माने में कुछ ऐसा था कि इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच रावी और बियास नदी, उसका पानी कैसे बांटेंगे उसके कुछ नियम बनाए थे, जिसके अंदर पंजाब के अकाली दल को नाराज़गी थी और फिर कांग्रेस और अकाली के बीच तनाव चल रहा था। आगे चल के वो भिंडरान वाले और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या, ये सब पुराना याद करके एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है। मित्रों, यूपीएससी मेंस परीक्षा के पेपर 1 में सिलेबस में एक मुद्दा है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पिछले 4-5 सालों से तो यूपीएससी ने उसमें कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, और उसमें अगर ज्ञान भी लेना है तो ऊपर से पता होना चाहिए कि ये आज़ादी के बाद के भारत में क्या क्या मसले थे और कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या विदेश नीतियाँ थी और क्या आर्थिक नीतियाँ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा 5 ईयर प्लान वगैरह। बहुत घुस के हर एक चीज़ में बहुत डिटेल में तैयारी करे, ऐसे प्रश्न आए नहीं। तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आपने पढ़ना भी हो तो वो इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज और फ्री PDF मटेरियल वगैरह हैं ही। 40-50 पेज से ज़्यादा की समरी में ये सब पढ़ेंगे तो वो कुछ कॉस्ट बेनिफिट बेहतर देता नहीं। आगे बढ़ो। पेज 14 विश्व समाचार में म्यांमार, अमेरिका, बिडेन प्रेसिडेंशियल हनीमून सब कुछ जारी है, काम का नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन नाम का मॉलिक्यूल पाया। ये फॉस्फीन ऐसा मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो अगर वीनस के वातावरण में फॉस्फीन है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया होना चाहिए जिसके शरीर में से ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकला है, यानी कि वीनस पर लाइफ मौजूद है, ऐसा कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, पहला कि ये जो भी साइंटिस्ट ने इसमें इक्विपमेंट यूज़ किया उसमें ही कुछ खराबी होगी, इसके चलते वो असल में सल्फर डाइऑक्साइड था लेकिन उसको फॉस्फीन दिखा रहा है। और दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट कि वीनस का टेम्परेचर 800 फ़ारेनहाइट डिग्री से भी ज़्यादा है, तो उधर कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर नहीं सकता। खैर, तो वीनस पर लाइफ है कि नहीं वो तो अभी 100% श्योरिटी से साबित नहीं हुआ, लेकिन MCQ के लिए हमने याद रखना है, अच्छा ये फॉस्फीन नाम की कोई चीज़ होती है और वो माइक्रोब के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट में निकलती है। पेज 15 इकोनॉमी। मित्रों, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एक चीज़ होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या पॉलिसी या प्रोडक्ट, यानी यूलिप। यूलिप में चीज़ ये है कि मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट हो कि आप मर गए तो फैमिली को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे और उसके लिए आपने प्रीमियम या सब्सक्रिप्शन फीस के रूप में मान लीजिए 50,000 रुपये देने। और फिर ये यूलिप में ऐसा होगा कि ये जो 50,000 रुपये आपने सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम फीस दी है इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका कुछ हिस्सा वो इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में एक तरफ रखेंगे और दूसरा हिस्सा शेयर, बॉन्ड, इन सब में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप मर गए तो ठीक है, आपको 5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मरे तो सारे के सारे आपके 25,000 चले गए, ऐसा भी नहीं। उसमें इंश्योरेंस वाला पोर्शन शायद वो काट ले सब्सक्रिप्शन का, लेकिन दूसरा जो था पोर्शन जो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट हुआ था उसमें से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। ऐसी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट
लेकिन इसमें चुनौतियाँ क्या थी? एक तो कमीशन रेट ज़्यादा थे, ट्रांसपेरेंसी कम थी कि ये आपका इंश्योरेंस कंपनी असल में वो पैसा कौन से वाले कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है और उस हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमको रिटर्न मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी वॉज लेस, रिस्क वॉज हाई। तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस का रेगुलेटरी बॉडी है, उसने एक नया प्रपोजल सोच रहे हैं, इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यानी ILIP। तो आपने सब्सक्रिप्शन भरा, अगर आप मर गए तो फैमिली को पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं भी मरे तो इसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट या प्रॉफिट या कुछ वापस किया जाएगा, वो रिटर्न को वो लिंक करेंगे कि BSE का सेंसेक्स सूचकांक वो कितना इतने सालों में अप या डाउन गया, या SBI में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, या 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज क्या है, उसके साथ कुछ लिंक करके आपको रिटर्न दिया जाएगा कि भले आप मरे नहीं तो भी आपका ये प्रीमियम के ऊपर हम आपको इतना ब्याज या कुछ रकम दे रहे हैं। क्या असल में वो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो इसको आराम से समझेंगे। दूसरे समाचार हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क, उन्होंने ये घोषणा की है कि मेरी टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डॉलर से तो आप खरीद ही सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर आप चाहें तो बिटकॉइन देकर भी हमसे ये कार खरीद सकते हैं। तो स्वाभाविक है ये देखकर बहुत सारे लोग मौज में आ जाएंगे और पहले से भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदना शुरू किया है, तो बिटकॉइन के दामों में वापस बढ़ोतरी। तीसरे समाचार है ड्राफ्ट प्रपोज्ड लेबर कोड्स, जिसमें कुछ बात ये चले कि हफ्ते में 48 आवर्स काम करना होगा। हर दिन कितना काम करना है तो वो डिपेंड कर सकता है, 5 घंटे 6 घंटे, एंड अकॉर्डिंगली वीक में 4 दिन ही काम करना पड़े या ऐसा कुछ। ये सब अभी ड्राफ्ट स्टेज में है और अपनी प्रीलिम कब है, जून में, मेंस कब है, सितंबर में। तब तक तो हो सकता है ये चीज़ें कुछ नोटिफाई भी हो जाए या इसके आगे और इसकी सब चर्चा चलती रहे। तो अभी इसमें दिमाग खर्च हम लोग नहीं करेंगे, थोड़े और हफ्ते गुजरने दो, कुछ और जम कर निकल के आता है कि नहीं, वरना फिर ये ड्राफ्ट स्टेज में क्या है वो देखेंगे। इसके अलावा बिजनेस जनरल नॉलेज के नाम पर फ्यूचर अमेजॉन रिलायंस की डील, या एनवीडिया ने कुछ एक दूसरी कंपनी खरीदी, उसमें अमेरिकी सरकार क्या जांच कर रही है, वगैरह वगैरह, कुछ काम का नहीं। मित्रों, संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि राफेल जेट जो भारत ने फ्रांस से खरीदे उसको भारत में लाया तो उसका रंगारंग कार्यक्रम के द्वारा उद्घाटन किया गया था, इंडक्शन सेरेमनी, तो उसमें कितना खर्च हुआ, ऐसा संसद में किसी ने पूछा। वो क्वेश्चन आवर वगैरह की जो प्रक्रिया होगी, सरकार ने जवाब दिया उस पर 41 लाख रुपीज़ उसके रंगारंग कार्यक्रम में हमने खर्च किए। ऐसा कई बार अलग अलग जगह पर या तो RTI फाइल करते हैं वगैरह और फिर जवाब आता है कि इतना पैसा तो सिर्फ उद्घाटन समारोह में ही खर्च हुआ, और फिर कंट्रोवर्सी चलती है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया गया उद्घाटन में। तो वो एक बात है जिसे हम कह सकते हैं फिजल प्रोफ्लिगसी। प्रोफ्लिगसी मतलब अंधाधुंध खर्च करना, तो ऐसा राजकोषीय अंधाधुंध खर्च अच्छी बात नहीं, एक मुद्दा हुआ। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं कि हमने इतने महंगे वाले फाइटर जेट खरीदे हैं तो क्या छिप छिप के लोगों को नहीं दिखाएंगे और बस ऐसे ही रख देंगे? भाई रंगारंग कार्यक्रम करेंगे तभी तो भारत के लोगों को, विदेश को, पाकिस्तान, ISI, चीन, वैसे तो उनको पता ही होगा लेकिन ज़रा और ख्वाब बैठे कि ये नई चीज़ खरीदी है। सो इट इज़ नेसेसरी टू शो द डिफेंस अपग्रेड। और ऐसा जब हम करते हैं तो सिंबॉलिक और सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ के चलते वहाँ जितने सैनिकों को बुलाया गया, उन्होंने जो परेड की होगी, सलामी दी होगी, और जनता जो ये सब TV पर देख रहे, उन सब का भी राष्ट्रभक्ति, मोराल, नैतिक मनोबल बढ़ता है। तो हर चीज़ में नहीं ये तो खर्च है तो हमने नहीं करना चाहिए। वेल यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर द सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ इट। ये लॉजिक पे तो 26 जनवरी की परेड है वो भी नहीं करनी चाहिए, उसमें भी बहुत खर्च आते हैं। वो करनी चाहिए ताकि सोल्जर और जनता का और मनोबल बढ़े। खैर, तो अपनी UPSC में सीधा काम का नहीं, लेकिन आप ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS की तैयारी कर रहे हैं और उसमें फिर जो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन स्टेज होता है, कुछ बार ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपने ये वाली चीज़ भी दिमाग में रखनी है। इसके बाद पेज 16 स्पोर्ट्स में आज कुछ काम का नहीं, तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर।